बहुमत है। अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। 80 में 80 हारेंगे इस बार। कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। 80 में 80 हारेंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आए, किस तरह से पारदर्शिता आए, किस तरह से वोटर्स का इन्वॉल्वमेंट हमेशा बढ़े, इसके बारे में हमेशा प्रयासरत रहती है। आज हमारे इस डेलीगेशन में, भारतीय जनता पार्टी के इस डेलीगेशन में इलेक्शन कमीशन से मिलकर कुछ रिक्वेस्ट किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज इसको मंजूरी मिली। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी। भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट कलिता जी ने बोला कि हमारे कार्यालय में आज एक बैठक में हम लोग मिलित होंगे, तो इस हिसाब से हमने आया। तो चुनाव नजदीक में है, जरूर बात करेंगे चुनाव के बारे में। तो बहुत बड़ा लीडर नरेंद्र मोदी जी, भारत देश, ये देश के लिए पूरा प्रपंच देश में ऐसा भारत को आगे ले जाना बोल के सोच रहे हैं हमेशा। बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक यहाँ पर रखी गई और बहुत से महत्वपूर्ण जो निर्णय अभी लेने भी है। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि जो व्यवस्था परिवर्तन बताने वाली जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनका समय खुद ही सत्ता परिवर्तन का आ गया। तो बीजेपी की बड़ी सर्जरी, सियासी सर्जरी आप इसे कह सकते हैं। कई दिग्गजों पर गाज गिरेगी ये तय है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक, और बैठक में पीएम मोदी और पीएम मोदी के साथ सारे दिग्गजों की बैठक, और बैठक में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चिंतन। खबरों में दम हुआ तो अब किसी भी वक्त उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हो सकती है। खबरें यह कि पहली लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का नाम भी शामिल हो सकता है। साथ ही इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी होगा। दरअसल बीजेपी ने उन 164 सीटों पर तैयारी की थी जहां पिछली बार चुनाव में बीजेपी हार गई, या बेहद कम मार्जिन से चुनाव में उसे जीत मिली थी। उन सीटों को अलग अलग हिसाब से बांटा गया था, एक हारी हुई और दूसरी कम मार्जिन से जीती हुई सीटें। पीएम मोदी और गृह मंत्री लगातार उन्हीं क्षेत्रों में रैलियां भी कर रहे हैं। अब उन्हीं 164 में से 125 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और चिंतन की खबरें, यानी लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले फैसले, क्योंकि सरप्राइज देना बीजेपी की आदत है, कुछ चौंकाने वाले फैसले। अब लेकिन 2019 का हिसाब किताब देखिए। बीजेपी 303 सीटें लेकर आई थी और 72 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर आई थी। अब कांग्रेस का हिसाब किताब देखिए, 52 सीटें जीती और 209 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर आई। अब तक किस किस ने अपनी सूची को जारी किया है यह भी आपके सामने है, लेकिन 2019 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी इस वक्त मंथन कर रही है, यह तो साफ है। लेकिन कम अंतर से जीती हुई सीटों पर चर्चा के बाद पहली लिस्ट उम्मीदवारों की सामने आएगी, यह भी तय है। कई दिग्गजों के उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में होंगे, यह भी तय है, लेकिन कई दिग्गजों के टिकट कटेंगे, अब यह भी तय है। लेकिन वो दिग्गज कौन कौन से होंगे,
वो भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने 3 सूची जारी की है और 32 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी ने भी 3 सूची जारी की है, 11 उम्मीदवार उतारे हैं दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और असम में। ये इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या अभी भी सुस्त है या तैयारी चल रही है? वैसे कांग्रेस हिमाचल में उलझी हुई है। हिमाचल वाकई में सुलझ गया है और कहानी सिर्फ हिमाचल तक सीमित है। कुछ और राज्य भी है जहां पर कांग्रेस के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। यानी सियासत में देखें और समझें तो बीजेपी ने रफ्तार पकड़ी है, जबकि कांग्रेस अभी होले होले चल रही है। पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश की सियासत से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई दिग्गज नेता, सांसद, उनके टिकट कटना तय है। वो कौन से चेहरे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से पवन गोयल साहब, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस की तरफ से पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी का चेहरा अनिल गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन पहले यह बयान सुनिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें से पहला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा। वो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हमारे कार्यालय में आज एक बैठक में हम लोग मिलित तो होंगे, तो इस हिसाब से हमने आया। तो चुनाव नजदीक में है, जरूर बात करेंगे चुनाव के बारे में। अरे देखिए, हम पहले से बोल रहे हैं कि खाता खोलेंगे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक यहाँ पर रखी गई और बहुत से महत्वपूर्ण जो निर्णय अभी लेने भी है। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि जो व्यवस्था परिवर्तन बताने वाली जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनका समय खुद ही सत्ता परिवर्तन का आ गया। मैं केवल इतना आपको हिंट देना चाहूँगी। आज हमारे इस डेलीगेशन ने, भारतीय जनता पार्टी के इस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से मिलके कुछ रिक्वेस्ट किए हैं। उन रिक्वेस्ट में सबसे प्रमुख रिक्वेस्ट है कि हमारे जो अर्बन वोटर्स हैं, शहरों में और विशेषकर हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले वोटर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा उसी बिल्डिंग में, यानी जो हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर ही पोलिंग बूथ स्टैब्लिश करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें और पार्टिसिपेट करके अपना जो अधिकार है मत देने का, उसको लोग अपना अधिकार को फॉलो कर सकें। ये पहला विषय रखा गया है। दूसरा रिक्वेस्ट हमने इलेक्शन कमीशन से किया कि जो अभी 50% बूथ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको 100% बूथ्स पे वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जिससे कि हर चीज़ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहे और हर एक वोटिंग प्रोसेस का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। और जो हमारी देश की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और भी इसको लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास और अधिक हो। मैं उनका काम देख के ये देश के लिए उन जो कर रहे हैं ना, वो देख के मैं भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन हुआ। हमारा लोग उनसे मिलके फ्यूचर भी पार्टी जो मेरे काम देते हैं वो काम करने को मैं तैयार है। अभी नरेंद्र मोदी का तो कुछ राजनीतिक बयान
यानी हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी तैयारी में जुटी है, राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं, कैबिनेट की बैठक से लेकर और टिकट पर मंथन तक। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम का आज हिस्सा बन रहे हैं पवन गोयल साहब, बीजेपी के तेसरार चेहरों में से एक, मुन्ना खान साहब कांग्रेस के शालीन चेहरों में से एक, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और अनिल गर्ग साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, आज आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। यह तो तय है कि बीजेपी की जो रणनीति मानी जाती है वो चौंकाने वाले फैसलों के लिए मानी जाती है, सरप्राइज टाइप का। तो क्या माने कि इस बार भी कुछ सरप्राइज देखने को मिलेंगे? अगर सरप्राइज घोषण होने से पहले ही हम लोग आपस में डिस्कस कर पाए तो वो सरप्राइज ही कहता। तो बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं करती जो हम पहले भांप लें। सरप्राइज ही रहता है। तो भी अंदेशा जो आज की बैठक की अगर बात करें तो भी ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है, बीजेपी 2 तरह से आज काम करने वाली है, या 3 तरह से कह सकता हूँ। एक, जो उनके स्टार प्रचारक है उनकी सीट की घोषणा शायद आज कर दी जाएगी, ताकि क्षेत्र के कार्यकर्ता अपने काम पे लग जाए, अपना काम शुरू कर दे, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं, गडकरी जी हो सकते हैं। दूसरा, जिन स्टार प्रचारकों को जो आज राज्यसभा के सदस्य हैं और इस बार राज्यसभा का सदस्य है, उनको नहीं बनाया गया, प्रतिनिधि नहीं दिया गया, उनको सीट नहीं दी गई, उनको लोकसभा में उतारना होगा, तो उनकी सीटों की घोषणा भी कर सकते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने जाएंगे राज्यसभा छोड़कर, जिसमें निर्मला सीतारमण हो सकती है, पीयूष गोयल हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं, आपके पीयूष गोयल हो सकते हैं। ऐसे वो चेहरे, पुरुषोत्तम रूपाला है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है, इन लोगों को जो लोकसभा लड़ने के लिए भेजा जाएगा तो उनकी घोषणा मिल सकती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा, वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत नहीं पाई थी या बहुत ही कम मार्जिन जीती थी, करीबन ऐसी सीटों के हिसाब से मैं मानता हूँ करीबन 100-125 सीटों की उनकी भी घोषणा होगी, ताकि उन सीटों पर तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आने वाले प्रतिनिधियों को और वहां क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ज्यादा समय मिल सके। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी टीवी देख ही रहा था अलग अलग चैनलों पे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं पूरे भारतवर्ष में, सारे के सारे पहुंच गए हैं। मुझे लगता है मीटिंग जैसे खत्म होगी वो लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार होगी, इस लिस्ट पर चर्चा करनी बाकी है। ठीक। पवन गोयल साहब, देखिए, जो बैठक के बाद होना है वो तो होना है, ये तो तय है, और जो बैठक में फैसले लिए जाएंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे, ये भी तय है। लेकिन एकाएक ये बीजेपी ने जो गियर चेंज की है, पहले से सीधा 5वें नंबर पर गियर पे आ गए आप, तो क्या लगता है आपको कि यहां से अब बिल्कुल साफ है कि रणनीति बदलाव के तौर पर देखी जाएगी और बड़े चेहरों के नंबर भी इस लिस्ट में गायब हो सकते हैं? जी तिलक जी, मैं आपके सवाल से पूरी तरीके से सहमत हूं। उसका कारण है क्योंकि हमारे सामने 3 एग्जाम्पल है। शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाना, वसुंधरा राजे को दोबारा ना बनाना, भूपेश बघेल जी को दोबारा ना बनाना, उत्तराखंड में सीएम बदल देना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहावत तो बड़ी मशहूर है। भूपेश जी वैसे आपके थे नहीं हो? जी जी, आपकी पार्टी के तो सुनिए, तो भूपेश जी तो मुन्ना जी की पार्टी के थे। बाय मिस्टेक बोल गया मैं, माफी चाहूंगा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मैसेज तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद या ये रिश्ता क्या कह रहा था, ये इस तरह के डायलॉग भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजर्व नहीं करते हैं। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में कब कौन मुख्यमंत्री बन जाए या कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए या कब कौन योगी जी की तरह, या अब आपने देखा होगा भजन लाल शर्मा के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि राजस्थान में उनको सीएम बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर जिसका ग्राफ 0 रहेगा, चाहे वो हीरो, चाहे वो जीरो, चाहे वो नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, अगर उनका कार्यकाल सदस्य क्या उनका टाइम खराब रहा, उन्होंने काम नहीं किया होगा, जनता उनसे नाराज होगी, तो उनकी टिकट 100% कटेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में, उनके निगम पार्षद के क्षेत्र में, नीचे लेके ऊपर कैंडिडेट की टिकट तब दी जाती है जब उनका सर्वे पॉजिटिव आता है। अगर उनकी टिकट काट जाती है, जनता से राय जरूर ली जाती है जी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी में जो है परिवारवाद के हिसाब से किसी को टिकट नहीं मिलेगा?
भी परिवारवाद है नहीं ना। आप देख लीजिए अध्यक्ष कौन थे, आज की डेट में जेपी नड्डा है, उनसे पहले अमित शाह जी थे, और उनसे पहले राजनाथ सिंह जी थे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो 130 सालों तक एक ही परिवार के सदस्य, अब सिर्फ डमी के ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया है, लेकिन मेन पावर गांधी परिवार से ही पूछी जाती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और आप देखेंगे जितनी भी सीनियर पोस्ट पे रही होगी, अशोक गहलोत जी थे, बस उन्हीं के भरोसे राजस्थान चलता रहा, फिर दोबारा उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। सचिन पायलट और उनके अंदर फिर चलता रहा, आपके सामने ही है। 4.5 साल तक वो लड़ाई करते रहे राजस्थान में, दोस्ती का नाटक किया, राजस्थान में भ्रष्टाचार की बातें आपने देखी, इसलिए स्टेट को खो बैठे। लेकिन वहीं अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, तो आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। बता दीजिए आप अध्यक्ष को, सीएम को, किसका परिवारवाद? नहीं, मैं तो सिर्फ टिकट के मामले में पूछ रहा था। आप कह रहे हो अध्यक्ष कौन, मैं तो टिकट के मामले में पूछ रहा था। आप कह रहे हो ना कि टिकट परिवारवाद के हिसाब से नहीं मिलेगी। मैंने पार्टी को परिवारवाद से जोड़ा है साहब, आप अच्छा, उसको टिकट से ना जोड़ें। अच्छा, टिकट से ना जोड़ूं। परिवारवाद पार्टी के, तो ऐसा तो कोई नहीं है ना कि एक ही लीडर परिवार से आ रहा है और वही पूरी पार्टी नहीं, को तो चला रहा है। टिकट का फॉर्मूला नहीं होगा परिवारवाद में? टिकट का फॉर्मूला उसकी काबिलियत देखकर होगा। हाँ, यानी ये तो नहीं ना कि पिता अगर पार्टी के बड़े चेहरे हैं तो बेटे को भी टिकट? अगर बेटे में काबिलियत होगी तो ही टिकट मिलेगी। तो वो कांग्रेस में नहीं होती या दूसरी पार्टियों में? आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो भी है परिवारवाद, आप कंपेयर कर लीजिए। चाहे आप माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार से देख लीजिए, पिता भी, भाई भी, चाचा भी, बहुए भी, खुद भी। आप चाहें तो मैं आपकी लिस्ट भी पढ़ सकता हूं। बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन वो छोटे लेवल के होंगे, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं दे रखी कि पार्टी के नाम ही सब कुछ उन्हीं के नाम पे कर दिया है। अच्छा, राजनाथ सिंह के बेटे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था आप यही बोलेंगे। हाँ, मुझे बिल्कुल पता था आप राजनाथ सिंह जी के पे ही आएंगे। पीयूष गोयल जी के पिताजी कौन थे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप पीयूष गोयल जी की परफॉर्मेंस अनुराग ठाकुर जी को परिवारवाद में जोड़ते हैं कि नहीं? देखिए पार्टी के, लेकिन पार्टी के अंदर जो भी हाई कमांड तय करता है, हाँ, उन बड़े लीडरों की कमांड किसी परिवार के पास नहीं है। आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। आप ही को मैं अगर ये कुछ नाम बताऊं और आप उसको परिवारवाद की परिभाषा के तौर पर बताइए या ना बताइए, वो बात अलग है। अच्छा, अनुप्रिया पटेल को क्या मानते हैं परिवारवाद? क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आपने कहा। बिल्कुल ठीक है, अनुप्रिया पटेल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। परिवारवाद मानते कि नहीं? आप परिवारवाद कह रहे हो कि ब्लड रिलेशन के हिसाब से टिकट दे दी गई है, मैं फिर बोल रहा हूं। नहीं सर, आप कह रहे हो ना कि उनमें परिवारवाद है, तो अनुप्रिया पटेल परिवारवाद में मानते कि नहीं? मैं उनको परिवारवाद नहीं मानता। नहीं मानते। ओपी राजभर अपनी पार्टी का, आप ओपी राजभर की पार्टी का, मैं तो आपके सहयोगियों का पूछ रहा था। चिराग पासवान को परिवारवाद मानते कि नहीं? मेरी बात सुनिए, तो आप मेरी बात सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनके सवाल आप उन्हीं पार्टी से पूछिए जो वो उस पार्टी से हैं। अच्छा, मैं ओपी राजभर की पार्टी के लिए जवाब क्यों दूं? हाँ, मैं चिराग पासवान जी की पार्टी के लिए जवाब क्यों दूं? ठीक, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जरूर सीना ठोक के कह सकता हूं, ठीक, यानी परिवारवाद की परिभाषा आपके लिए अलग है, जो सहयोगी साथ में आ जाएं उनके लिए अलग है। ठीक सर, ओके ओके। मुन्ना खान साहब कैसे हैं आप? खान साहब का ऑडियो नहीं आ रहा। खान साहब कुछ दिक्कत है ऑडियो में, कनेक्ट करवा रहे दोबारा। पूजा मिश्रा जी, ये तो रफ्तार इन्होंने एकाएक बदल दी। राज्यसभा में जो चोट समाजवादी पार्टी को लगी, उसका घाव भरने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन दिल्ली से एक और नोटिस आ गया है सीबीआई का। यानी चक्रव्यूह में तो आप लोग भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां बीजेपी फुल तैयारी में है और आप लोगों की तो गेर ही चेंज हो रही है बार बार। नहीं, अब सीबीआई, पहले अपनों ने बगावत की और अब सीबीआई। जिन्होंने बगावत की वो अपने नहीं है। और आप कहते हैं सीबीआई, तो आप चंडीगढ़ का चुनाव उठा के देख लीजिए, वहां पे बीजेपी ने क्या किया। और बीजेपी जो है, सीबीआई जो सरकारी तंत्र है, सरकारी मशीनरी से उनका गलत इस्तेमाल करती जा रही है। और ये जो है बन गए हुए हैं वॉशिंग मशीन। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, 2014 से जब से ये आए हुए हैं, तब से इन्होंने यही किया हुआ। ये ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं। जब कोई इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, फिर ये जो है वो धुल जाता है, वो वॉशिंग मशीन से निकल जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके घर को जो छोड़कर विधायक गए,
जी वो दबाव में गए। बेशक बिल्कुल दबाव में गए हैं। अब किस दबाव में गए हैं हमें तो ये नहीं अच्छा, समझ में तो आ मनोज रहा है पांडे दबाव में आ गए। हाँ, मनोज पांडे दबाव में आ गए। अब दबाव में नहीं आए हैं। राजेश सिंह दबाव में आ गए। अब कितने दबाव में आए हैं? अभय सिंह दबाव में आ गए। जितने लोग भी हैं वो कितने दबाव में आए हैं ये वही बता पाएंगे कि वो किस दबाव में गए हैं। अच्छा, राजू पाल की पत्नी, ये सब दबाव में होंगी या फिर उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी सरकार से लड़ने की। देखिए, अच्छा। विपक्ष में खड़े रहना, हंसी लड़ाई लड़ना, ये राजा भैया में भी हिम्मत नहीं थी? बिल्कुल नहीं होगी। जो चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। अगर आप कह रहे हैं कि राजा भैया में भी हिम्मत नहीं थी तो फिर तो कुंडी आप खटखटा रहे थे कुंडा में जाके, और आप कह रहे हो कि आप अपना घर नहीं संभाल। अच्छा, एक बात बताइए पूजा जी, बोलिए। ये तो राजनीतिक शास्त्र को समझने वाला नर्सरी का बच्चा भी बता देता कि राज्यसभा में कौन खेल करने वाला है। आपकी पार्टी में इतने बड़े बड़े दिग्गज, उनको मालूम नहीं था कि कौन खेल करेगा? मैं तो बड़ा हैरान हूं, इस बात को तो मान नहीं सकता। इसका मतलब तो ये होना कि आप लोग मैनेज नहीं कर पाए। नहीं, मैनेज हद तक करना चाहिए, हद तक राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा मैनेज कर रहा है, पर जो कोई जाना ही चाहता है, अब किस सभा में जाना चाहता है, किस दर से जाना चाहता है, वो तो वही बता सकता है ना। जो आने वाले हैं उसको नहीं रोका जा सकता है, आप कितना भी कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, समाजवादी पार्टी ने उनको अच्छे पद पे भी रखा, सम्मान पूरी तरीके से था। अब वो कुछ भी कह रहे हो जाने के बाद में, और कुछ भी कह रहे कि अंतरात्मा की आवाज आएगी, हो अंतरात्मा की आवाज पहले कहाँ थी? अब देखिए उसके आगे बात कभी आती है नहीं आती है। मुझे लगता है कि हो सकता है पूजा जी, ये वो विधायक हैं जो 3-3 बार के विधायक हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। ये 3-3 बार के विधायक हैं, और ये वो विधायक हैं जब बीजेपी की लहर थी, उस लहर में खुद को साबित करते हुए चुनाव को जीत के आए। जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। और ये वो चेहरे हैं जिनको बीजेपी लोकसभा का चेहरा बना के उतार देगी मैदान में, तो फिर आप कहोगे कि देखिए मिल गया ना प्रसाद। और ये वही चेहरे जो लगातार आवाज उठा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम लगाइए। आप लोगों को समझ में नहीं आया था क्या कह रहे थे? स्वामी प्रसाद मौर्य के जो भी वक्तव्य रहा करते थे उसका सभी ने विरोध किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि उनको खुद की पर्सनल व्यूज हैं। ये जो पार्टी का मैडम, पार्टी में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अगर एक पद पर बैठ के कुछ बोल रहा है तो वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो पार्टी होता है। वो पार्टी, और जब आप उस पार्टी हमारी जो है, जब उस पर आप मौज समर्थन जता देते हैं तो वो पार्टी का समर्थन होता है। पार्टी ने समर्थन नहीं किया, उनके बयान का समर्थन कभी नहीं ठीक, किया। ओके। मुन्ना खान साहब भी आ गए। खान साहब, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। खान साहब, यहां तो गाड़ी पूरी रफ्तार में आ गई है बीजेपी की। आप तो अभी हिमाचल की पहाड़ियों में ही लड़खड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी खुद लड़खड़ा रही है, क्योंकि ये 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं दिख रहा। जिस तरीके से विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जगह जगह जाके जो संवाद दिए, जो न्याय मांग रहे, युवाओं के न्याय, किसान के न्याय, व्यापारियों के न्याय, महिलाओं के न्याय, तो सभी के नजरों में, सभी के दिलों तक, सभी के दिमाग तक ये आवाज पहुंच चुकी है कि जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लक्ष्यदार भाषणों में जो वादे किए गए वो आज तक पूरे होते नहीं दिख रहे। चाहे वादा युवा का हो, किसान का हो, जवान का हो, महिलाओं का हो, व्यापारियों का हो। आप देखिए आज आजाद हिंदुस्तान में 45 करोड़। जी, आप कह रहे हो जनता इनकी बातों में नहीं फंसेगी, लेकिन आपके तो विधायक ही फंस रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि एक आध आदमी को चले जाने से कोई ये सवाल क्या कलाम नहीं होता। नहीं, मुन्ना खान साहब, एक आध आदमी नहीं, हिमाचल में आपके पास अपने चेहरे को जिताने के लिए पूरा समर्थन था। बिल्कुल था ना? जी जी। आप ही के विधायक इनको राज्यसभा पहुंचा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं, ये तो हमारा घर मजबूत है, राहुल गांधी की अंतरात्मा की आवाज। या जीत इनके विधायक रहे और राज्यसभा जा रहे हैं सांसद। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये गहन जांच का विषय है कि आखिर क्या वजह रही कि जो वोट राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। सर, ये जांच का विषय नहीं है। जांच का विषय ये है कि आपके बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। जी जी जी।
नहीं, छोड़ के तो खैर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में 17 ऐसे विधायक थे, जो कुछ मंत्री भी थे उसमें, वो सभी के सभी एक साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन खान साहब जी, एक सलाह दे रहा हूं, बाकी तो चैनलों में चल नहीं रहा, बाकी झारखंड भी संभाल लो। पता है ना झारखंड में क्या हो रहा है? जी 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 खान साहब मित्र हो इसलिए सलाह दे रहा हूं। झारखंड में मालूम है ना क्या चल रहा है? जी जी, इसके लिए शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगाह तो आपके बड़े नेताओं को आप कर दीजिए। जी जी, 3 कार्यकारी अध्यक्ष एक अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। 13 विधायक दिल्ली में आकर डेरा जमाकर ये कह रहे हैं कि जिनको मंत्री बनाया है कांग्रेस के चेहरों को उनको हटाओ चंपाई सरकार में। आपके विधायक से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष तक मोर्चा खोल चुके हैं वहां पर। हिमाचल में क्या हो रहा है आप जानते हैं, उत्तराखंड में आपसी सिर फुटबॉल आप जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि दोष बीजेपी का। जी नहीं, दोष मैंने बीजेपी का नहीं कहा। आपने सवाल किया था कि 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। हाँ। मैं यही कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई कार्य नहीं किए। जो बहुमत से लवाला बड़ी सरकार, इन्हें युवाओं के लिए काम करने चाहिए थे, किसान के लिए काम करने चाहिए। मुन्ना खान साहब मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, बस मुझे इतना बता दो, ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आपके कितने पार मालूम है? नहीं, अब की बार 400 पार जो कह रहे हैं, मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि अब की बार 400 पार कहाँ से होगा? नहीं वो पूछ लूंगा मैं गोयल साहब से, लेकिन खान साहब आप बताओ ना, आप कितने पार करोगे? 100 पार करोगे कि नहीं? इस बार तो कांग्रेस बीजेपी पार करेगी, चाहे बीजेपी 300 पार करे, 200 पार करे, कांग्रेस बीजेपी पार करेगी। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये 400 का जो नारा सर आप 300 कह रहे हो, 300 वो पार कर देंगे तो फिर 600 तो यही होगी। नहीं, जितने करेंगे उसे पार कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी पीछे छोड़ेगी इस बार, क्योंकि जनता के जो रुझान है, इंटरनल सर्वे हम लोगों के काम कर रहे हैं, जनता के जो रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रही है जनता, एक उम्मीद के निगाह से। क्योंकि मुन्ना खान साहब मैं कैसे मान लूं, आपके जीते हुए प्रत्याशी जो है वो चुनाव हार रहे हैं, वहां वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, आपके विधायक वहां पर उनको वोट डाल रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि ये जनता की तरफ रुझान है कांग्रेस का, कैसे मान लिया जाए? मैं कह तो रहा हूँ सर कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्यदार भाषणों में 2013 में देश की जनता को गुमराह किया था, तो आज युवा सवाल कर रहे, जवान सवाल कर रहे, इनके पास जवाब नहीं है। ये राम मंदिर के मुद्दे पे कब तक टिकेंगे? ठीक है, राम मंदिर का जो मुद्दा था वो नहीं पट देखो अब फिर आपने शेर की गुफा में हाथ डाल दिया। लेकिन वो एक बात बताओ मुन्ना खान साहब जी, 2019 में भी जनता फंस गई, 2017 यूपी चुनाव में भी फंस गई, 22 में भी फंस गई। जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या आप? नहीं, जनता को बेवकूफ नहीं समझ रहे, जनता के मत का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। अच्छा, जनता के मत का हरण हो रहा है, इसलिए तो आवाज उठ रही है। आज वकीलों के द्वारा हो, युवाओं के द्वारा हो, वो तो कह रहा है कि अगर इतने ही पवन गोयल साहब वो ये कह रहे हैं, वो 400 वाला जो नारा दिया है, पहले वो क्लियर करो, ये 400 आएंगी कहां से और कैसे आएंगी, वो क्लियर कर दीजिए। अब की बार 400 पार, वो 400 आएंगी कहां से, वो पूछ रहे हैं मुन्ना खान साहब, वो बताइए सर। यही पूछ रहे हो ना खान साहब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप सुन लीजिए, गोयल साहब बताएंगे। बताइए गोयल साहब, अब की बार 400 पार कैसे? देखिए, पहले तो तिलक जी, आपको और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो ये सोचते हैं और ये मानते तो हैं कि हाँ 400 के पार आएगी। अब मैं इसका उत्तर देता हूं कि 400 के पार कैसे आएगी। मैंने कहा बोला कि 400 पार है सर। चलो आप ठीक है, बधाई तो ले लो, आप सुन तो लो बात। आप खान साहब अपनी बारी में बोल रहे हैं, मैं आपकी बारी में चुप था। तो तिलक जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ 400 पार है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप बधाई तो ले लो, आप नाराज मत हो। 15 बार प्रधानमंत्री बनाए, इतने साल तक देश तक राज किया, इतना भ्रष्टाचार किया, सारा देश का पैसा लूट के खा गए। अब तो सुन लो यार, जीजा जी जमीन खा गए हैं, 1 लाख की स्टारलाइट कंपनी करोड़ों रुपए की हो गई, थोड़ी देर तो बात सुन लो। राज्य का पैसा खा गए, थोड़ी देर तो सुन लो। 13 रुपए की घिया 1700 रुपए में बेच दी पी चिदम्बरम, थोड़ी देर तो बात सुन लो। हाँ तिलक जी, मैं ये कह रहा था, ये 400 सीटें उसी तरीके से आएगी कि आज विपक्ष के 28 में से जो 26 दल रह गए हैं, उनके पास एक भी ये बात कहने को नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने, उनके मुख्यमंत्री ने, उनके एमपी ने, उनके विधायकों ने या उनके किसी भी राज्य की सरकार ने कोई 5 करोड़ रुपए का भी घोटाला किया हो। एक भी कोर्ट में ऐसी कोई दलील लगी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। बेशक ये जरूर कहते रहते हो कि मोदी जी का 10 लाख का सूट है, वो भी मोदी जी ने सबके सामने किस तरीके से चैरिटी में दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जनता आज की डेट में बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान है। आज की डेट में अगर गोयल साहब, मुन्ना खान साहब जितनी बात में समझ पाए वो ये कह रहे थे कि फिर से भगवान राम के नाम पे वोट मांगोगे। बिल्कुल ठीक है, हम राम जी के नाम पे भी वोट मांगेंगे और विकास के काम पे भी वोट मांगेंगे। खाली राम जी का मंदिर नहीं बना, हमारे विकास तो बताए क्या चुनाव प्रचार में अडानी के विकास को गिनवाओगे, अंबानी के विकास को गिनवाओगे, नीरव मोदी मेहुल चोकसी के जो विकास हुए उसको गिनवाओगे क्या युवाओं के सामने, देश की जनता के सामने? बिल्कुल गिनवा मुन्ना खान साहब, बिल्कुल गिनवाऊंगा। अडानी के विकास जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब आप सुनोगे नहीं, किसान के हुए क्यों नहीं सुनोगे? तो नहीं, आप सुनोगे नहीं जवाब, क्योंकि विकास के नाम से आपको भी डर लगता है। कभी विकास तो किया नहीं है। राहुल गांधी जी की सबसे ज्यादा एब्सेंट थी संसद में, क्योंकि पता है लोकसभा बंद तो गए, एसी कमरों में राज रहा है। लेकिन आज मोदी जी के और या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरों के घर घर घूमने का जो आप मजाक उड़ाते थे ना, वैसे तो देश के गृह मंत्री हैं और प्रचार में पर्चा बांट रहे हैं। उसी वजह से आज आपका ये हाल हो गया है कि आपको गली गली घूमना पड़ रहा है। लेकिन जब आपको मौका मिला था ना, तब आप देश की गरीबी का नारा देते थे और खुद ही कहते थे कि 1 रुपए में 85 पैसे तो मिलता ही नहीं है। लेकिन अब देश की जनता को सड़क भी मिलती है, स्कूल भी मिलते हैं, एम्स हॉस्पिटल भी मिलते हैं, सिलेंडर भी मिलता है, जल से नल भी मिलता है, 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था भी गोयल साहब, शौचालय भी मिलते हैं। इतना विकास किया तो आप कह रहे हो कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे हम? मैंने क्या कहा आपको? राम जी के नाम पे भी वोट मिलेगा और विकास के काम पे भी। नहीं तो राम जी के नाम पर वोट क्यों? धर्म के नाम पे राजनीति करोगे? नहीं, एक बात और सुनिए, देखिए हम धर्म के नाम पे नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन ये तो देश की जनता ने देखा है ना कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के फेवर में खड़ी रही और वहीं आपने कहा ना कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे हम। मैं बता तो रहा हूँ आपको, अब वो सुनेंगे तभी तो उसके अंदर क्लैरिफाई होगा। आप जो सोच रहे हो कि जो आप बोलो वही मैं बोल दूं, ऐसा तो संभव नहीं है ना। नहीं गोयल साहब, मैं आपको पढ़ाने वाला कौन हूं? तो मैं तो बस सवाल करने वाला हूं। लेकिन सवाल का उत्तर भी तो लोगे, सवाल ही सवाल करते रहोगे। सवाल के होल स्क्वायर के साथ उत्तर का होल स्क्वायर तो ले लो सर। हाँ सर, आप गुस्सा मत होइए, अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है, लेकिन मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। जब मैं कांग्रेस का इतना सम्मान कर रहा हूँ, देश का इतना पैसा खा गई, आपने तो कुछ भी नहीं लूटा तिलक जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राम जी के नाम पर जनता भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दे रही है। क्यों? जब राम मंदिर बना था, 22 तारीख का उद्घाटन था, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो बीएचपी की जिम्मेदारी थी, वो राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी। निमंत्रण राम मंदिर के ट्रस्ट ने दिए थे, लेकिन लोग क्रेडिट दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। लोगों के आंखों में आंसू थे। तो ये जनता को तय करना है कि राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना या नहीं देना, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन मांगेंगे भगवान राम के नाम पर वोट। तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि हमने राम मंदिर बनाया, हमें वोट दे दो। क्या कभी किसी नेता ने ये बात कही है? ये आस्था का विषय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, सिर्फ एक सेकंड और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, जिस तरीके से ये मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब इनको बोलने का ये मौका नहीं दिया है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जी तिलक जी। ठीक, पूजा जी आपने हाथ उठाया, पहले आप, फिर उसके बाद मैं गर्ग साहब के पास जा रहा हूँ। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी की प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि ये घोटाले वो घोटाले। आप आदर्श घोटाले के आरोपी को राज्यसभा भेज दें। आप उनके बेटे को टिकट देने जा रहे हैं एमपी का। परिवारवाद की बात तो जो है आपने पहले ही दिया हुआ था, और ये कह रहे हैं कि जो है घोटाले किए। 2018 में इलेक्टोरल बोर्ड आपने किया है। आप हजारों करोड़ रुपए भी अपने पास रख लिए और आप घोटाले की बात करते हैं। इतनी अशोभनीय बात है ये अच्छी नहीं लगती है कि आप चोरी करें, ऊपर से सीना चोरी। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि जो है हम राम ईश्वर जो है श्रद्धा का विषय है, मैं उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। समाजवादी विचारधारा जो है वो आस्था को लेके इतनी क्लियर है कि सारी आप चर्चा कर भी नहीं सकते। जो सरकार सेवकों पर गोलियां चलाएगी वो राम मंदिर में चर्चा करेगी। आप जो सरकार सेवकों पर गोलियां चलाएगी वो चर्चा करेगी। आप इतनी देर आपको यही दिक्कत है आपके अंदर में। आप लोग घोटाले करेंगे, छुपा ले जाएंगे। सरकार ये सीबीआई की रिपोर्ट में भी आ गया। अखिलेश यादव जी को भी नोटिस आया है। अखिलेश यादव जी को भी नोटिस आया है। अभी आपके पार्टी के विधायक छोड़ के जा रहे हैं। अगर वरना कितनी बेईमानी करते हैं आपने, तो सबूत का तौसा नहीं रखा हुआ है। अगर बेईमानी करते ना, पूजा जी आपके पिछली बार 2014 में 43 उसमें आपके कोई एक्शन नहीं लेना है। आप सीबीआई जो है भेजेंगे विपक्ष के ऊपर में। अगर आप इतने ही साफ सुथरे हैं तो फिर आप कराइए ना, आप कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, बैलेट पेपर कराइए चुनाव।
सुनिए सुनिए सुनिए, आप ईवीएम पे सुनिए, आप ईवीएम पे सुनिए, आप ईवीएम पे सुनिए, अब आप ईवीएम पे सुनिए। इसी ईवीएम से कर्नाटक जीते थे, इसी ईवीएम से पंजाब जीते थे, इसी ईवीएम से दिल्ली जीते थे, आप यूपी निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? आप दो निकालते हैं और आपकी मनसा ही नहीं नौकरी देनी थी। आप रोजगार और जीविका में फर्क ही नहीं जानते हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बनाने जो रोजगार है, आपको जीविका और रोजगार का फर्क ही नहीं पता है। और आप जो करने आ रहे हैं बात, ये जो युवा बैठे हुए सड़कों पे, जो किसान आंदोलनरत हैं, जो बेटियां जो आंदोलनरत थी, इन सबका जवाब देंगे। आप उनको वोट ठग लेते हैं। आप बताइए कितनी गलत नीतियां लेकर आते हैं और फिर आप कहते हैं राम की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, वो ईश्वर है। आप राम के आदर्शों की बात करते हैं ना, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैडम ये संस्कृत का श्लोक ना अखिलेश यादव जी को नहीं आता, ये संस्कृत का श्लोक अखिलेश यादव जी को नहीं आता। उनके शब्द थे कि डिम्पल यादव के लिए जब पूछा गया, नहीं मंदिर में कोई ट्रस्ट नहीं करती है वो। अखिलेश यादव जी के अपने पार्टी के मुखिया को सिखाइए श्लोक, संस्कृत का श्लोक पार्टी के मुखिया को सिखाइए, उनको नहीं आता। अभी तक गए नहीं है मंदिर। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक सवाल का उत्तर दीजिए मिश्रा जी प्लीज। मैडम महोदय, अच्छा मुद्दे पर आइए ना पूजा जी एक मिनट पवन साहब, एक मिनट, बहुत देर से गर्ग साहब वेट कर रहे हैं। पूजा जी एक बात बताइए कि आपने जो अपनी 3 सूची जारी की, 32 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, ठीक, इंडिया गठबंधन बना आपका कांग्रेस के साथ, ठीक, 2019, 2017 और फिर 2022 आप गठबंधन में चुनाव लड़े, राइट। यूपी के 2 लड़कों का नारा दिया आपने, जनता ने उसको नकार दिया। इस बार यूपी के 2 लड़के कैसे कामयाब होंगे और क्यों कामयाब होंगे, इसका क्या आधार है? पहली बात तो आपको ये बात बहुत क्लियर कर लेनी होगी कि जिसको आप 2 लड़के कह रहे हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं और वो लड़के नहीं हैं। और दूसरी बात ये इंडिया अलायंस है जिसमें कि जितने भी विपक्ष हैं सब साथ में आके लोकतंत्र को बचाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा कि चंडीगढ़ का आप देख लीजिए, वो तो एक दिख गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको जो कह दिया ये गलत है, इसलिए हम जान गए हैं। ऐसे न जाने कितनी रायबरेली और अमेठी में मदद कर लोगे आप उनकी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत थी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके गए वो कितने मजबूत थे रायबरेली अमेठी में? मुन्ना खान साहब, आपको तो चोट लगी है, वहां दर्द वहां हो रहा है। मुन्ना खान साहब फिर गर्ग साहब के पास आओ, रायबरेली और अमेठी पक्का है ना? सर जी रायबरेली और अमेठी नहीं, उत्तर प्रदेश के 80 सीट पक्के हैं। नहीं आपको 80 में से 81 जीत जाओगे, लेकिन रायबरेली और अमेठी की बात कर रहा हूं मैं। वहाँ कह तो रहा हूँ वहां गांधी परिवार लड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ गांधी परिवार लड़ेगा भाई, एक बात। दूसरी बात उत्तर प्रदेश नहीं मूड तो चेंज नहीं हुआ। नहीं कोई रूट चेंज नहीं हुआ। रूट नहीं, मैंने कहा मूड तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वहां वायनाड में पता है ना क्या हुआ है। अरे हम गुजरात से बनारस लड़ने नहीं आएंगे, आप ये समझ। तो रायबरेली है, रायबरेली ही मतलब क्यों, बनारस में दिक्कत है क्या? नहीं तो वायनाड में दिक्कत है, अमेठी में दिक्कत है क्या? तो वायनाड में तो उतार दिया उन्होंने। नहीं उतारने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जीतेंगे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी। राष्ट्रीय नेता अमेठी से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। वायनाड से भी लड़ेंगे? अरे अमेठी, वायनाड और सुल्तानगंज तीनों जगह से लड़ेंगे। 3 जगह से लड़ेंगे? बिल्कुल जी। ये कौन सा फार्मूला निकाल दिया आपने? ये फार्मूला है, सिर्फ मोदी का ही फार्मूला चलता है क्या? ये इंडिया गठबंधन का न्यू फार्मूला है। अच्छा, इसे फॉलो करेगा अब आने वाले जो दल होंगे। मतलब 3 सीटों से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल। गर्ग साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुन्ना खान साहब एक नई थ्योरी दे रहे हैं, 3 सीटों से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। मैं अभी सोच रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जिसमें प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये सब लोगों की सीट डिक्लेयर होगी ताकि एक संदेश जाए और उनका कार्यकर्ता काम पे लग जाए। अभी मुन्ना खान जी को सुन रहा हूँ कि इनके जो स्टार प्रचारक हैं, स्टार नेता हैं, वो एक साथ 3 जगह से लड़ेंगे, तो ये संदेश क्या दे रहे हैं राष्ट्रीय नेता है इनके देश की जनता को? ये मुझे समझ में नहीं आया।
खैर मैं दूसरे बात पे आता हूँ। तो आपको संदेह है ये अमेठी में चुनाव नहीं लड़ेंगे अब? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, मुझे इस बात पे संदेह नहीं है, लेकिन एक साथ 3 जगह चुनाव लड़ना मुझे लगता है। नहीं मुन्ना खान साहब अच्छे वक्ता है, लेकिन मजाक कर रहे हैं वो, मैं भी जानता हूँ। चलिए, मैं तो इनकी बात बहुत सीरियसली लेता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र, आज दिन में भी एक शो में साथ में थे। खैर मैं अब आता हूँ तिलक चावला जी, आप ये जानना चाहते हैं तीनों पार्टियों से कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी सोच क्या है, किस लाइन पे ये काम करने वाले हैं। इन्होंने तो अपने तरीके से जवाब दिए, जो मैं समझ पाया मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इंडी गठबंधन की जो स्ट्रेटेजी है, वो जो अखिलेश जी ने स्ट्रेटेजी बनाई है वही है PDA, पिछड़े है, दलित है और अल्पसंख्यक है। हालांकि एक तो परिभाषा उन्होंने बार-बार बदली है। नहीं आदिवासी और अगड़ा भी जोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से जैसा आपका मन करे वही भाषा बदल दीजिए। वो सामने जो जनता जनार्दन उसको देख के बदलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी आदि आबादी बोलते हैं, लेकिन जब ये बना था तब भी था और आज भी है, वो अल्पसंख्यक ही है। नहीं, वो परिभाषा जो है पल्लवी पटेल जी को भी नहीं समझ में आई थी। हो सकता है आप कंफ्यूज हुए, लेकिन पल्लवी पटेल भी कंफ्यूज थी। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कहीं भी। एसपी कंफ्यूज हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो यही है, पिछड़े है, दलित है, अल्पसंख्यक है, और इसकी वजह से ही इन्होंने इनका इस वर्ग का वोट मिलेगा कब मिलेगा, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि जो तथाकथित सवर्ण वर्ग है, ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, इन लोगों के वोट इनको नहीं चाहिए, इनकी चिंता इनको नहीं है, इस पार्टी को इन्होंने साबित किया। तो मुझे लगता है इस पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है। ये पॉलिसी बिल्कुल शुद्ध रूप से जातिगत के आधार पर है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर है, और एक दूसरा जो इनका है इंडी गठबंधन का प्रमुख नारा है वो है मोदी हटाओ। क्यों हटाओ, किससे हटाओ, वो अलग अलग थ्योरी लगाते हैं, लेकिन वो थ्योरी में पूजा जी रिएक्ट करना चाह रही है। पूजा जी ये कह रहे हैं कि जातिवाद ही आपका एकमात्र सहारा है, PDA। अभी और एक अपनी बात कह दूं, मैं अभी इंडिया गठबंधन की बात कर दूं। गर्ग साहब 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है और सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ती है। समाजवादी पार्टी ने जो 102, 108 आंदोलन चलाया, तो क्या ऐसा कर दिया कि नहीं ये इन लोगों को नहीं सुविधा मिलेगी? जब उन्होंने 1090 जो है हेल्पलाइन नंबर चालू किया था महिलाओं के लिए, तो क्या उन्होंने हटा दिया था कि नहीं ये इस वर्ग को मिलेगा? जैसे जो लैपटॉप योजना उन्होंने चलाई थी, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि नहीं पूजा जी, दरअसल वो ये बात कर रहे थे, जो भर्तियां होती थी वो सिर्फ एक ही जात के लोग भरे जाते थे उसमें, वो उसका इंडिकेट कर रहे हैं शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे आरोप बहुत सारे आरोप आएंगे और आप दूसरे सर पार्टी में आएंगे। अभी आज से बीजेपी से नहीं लग रही है आरोप इस तरीके के, हालांकि इनके यहाँ तो सच्ची है ये आरोप। गर्ग साहब प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं गोयल जी के पास। चावला जी, मैं ये कहना था, अभी जो पूजा जी ने कहा बात सारी सही है, लेकिन उन्होंने जो नारा दिया है और जिसकी वकालत कर रहे हैं वो इस नारे के लिए इंक्लूड नहीं है। मैं और आगे आता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो तकलीफ हुई जब उन्होंने तथाकथित शूद्र को लेके अलग अलग बयान दिए, तो अभी तो पूजा जी ने कहा उनके व्यक्तिगत विचार से रामचरितमानस में जो बोला व्यक्तिगत थे, लेकिन हमने पूरे उत्तर प्रदेश में मैं भी शूद्र हूँ करके होर्डिंग देखे थे। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कथित व्यक्तिगत बयान के कारण पूरे एसपी के नेताओं ने लगाए थे, वो क्या व्यक्तिगत कैसे थे? तो मेरा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एसपी को डैमेज किया है वो एसपी समझ नहीं पाई, और जब समझी तब तक देर हो चुकी है। यही एक प्रमुखता कारण है कि जो आज आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग हो गई, तथा बहुत सारे एमएलए क्रॉस वोटिंग कर गए, वो एसपी छोड़ रहे हैं, वो यही एक बड़ा कारण है। जो एसपी भाप नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो PDA के चक्कर में फंस गई। अब मैं आता हूँ एनडीए की पॉलिसी पर। एनडीए ने क्या पॉलिसी दी है साहब? एनडीए का पहले से ही नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उन्होंने अपने नारा क्या दिया है? उन्होंने रोड मैप दिया है 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। उन्होंने रोड मैप दिया है कि उन्होंने, आपको एक दिलचस्प एक शब्द देता हूं, अभी मैं पढ़ रहा था तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द दिया कि एनडीए ज्ञान पर लड़ेगा, GYAN। जी से उन्होंने बोला गरीब है, Y से बोला उन्हें युवा है, A से बोला अन्नदाता है और N से बोला नारी है। आप मुझे बताइए इसमें कहीं धर्म है, इसमें कहीं जाति है? ये व्यक्तियों को लेके है, एक वर्ग को लेके है जिसके अंदर गरीब कोई भी हो सकता है, युवा सब धर्मों में, सब जातियों में, नारी सब जातियों में, सब धर्मों, किसान सब धर्मों, सब जातियों में। देखिए अब इन दोनों PDA और ज्ञान, ये दोनों ही शब्द अपने आप में परिभाषित कर देते हैं कि कौन सी लाइन पे काम करता है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक बात गोयल साहब एक बात मैं जानना चाह रहा था, आप कौन किसको कितनी टिकट देता है वो एक अलग विषय है ना?
लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है इस टिकट के मामले पर, एक बहुत गंभीर विषय है और वो सब दलों के लिए है। और टिकट को लेकर इस बार कौन पार्टी कहां कैसे कैंडिडेट को उतारेगी, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, यह आंकड़ा देखिए। दाग अच्छे हैं क्योंकि देश के 40% एमपी दागी हैं। सांसदों पर सबसे अधिक गंभीर आपराधिक मामले तक दर्ज हैं। देश के 194 मौजूदा सांसद यानी कि 25% पर गंभीर आरोप है। लोकसभा राज्यसभा को मिला ले तो 763 मौजूदा सांसद हैं, जिसमें से 306 40% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 25% ऐसे हैं जिन पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। बीजेपी के इस लिस्ट में 98 सांसद हैं, 98, कांग्रेस के 26, और इस लिस्ट पर अगर गौर फरमाएं तो लिस्ट लंबी है। टीएमसी के 7 सांसद जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं, और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी के 3 और सीपीएम के 2, इसके साथ साथ इतना ही नहीं, वाईएसआर 11। प्लीज गोयल साहब स्क्रीन पर। गोयल साहब एक बात मैं जानना चाह रहा था, टिकट बंटवारा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां इम्तिहान तो चाल चरित्र और चेहरे का भी है जी। नहीं? बिल्कुल ठीक जी। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं जी। टिकट बांटते हुए चाल चरित्र और चेहरे का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं? जी, ये तो आला कमान के नेता, बड़े नेता ही इस बात का जवाब दे पाएंगे। और इसका तो चाल चलन का ध्यान बिल्कुल देना चाहिए कि किसी के ऊपर आपराधिक मामले है, उसको टिकट मिलना या नहीं मिलना, ये बिल्कुल सोचना चाहिए। और ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है और मैं सहमत हूँ इस सवाल के साथ जी। तिलक नहीं, हत्यारे, बलात्कारी, ठग जैसे अगर गंभीर आरोप और वो गुनेगार अगर संसद के भीतर बैठते हैं जी, उसके गुनेगार फिर कौन है? वही ना जो टिकट दे रहे हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दे रहे हैं, भले ही आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा दागी हूं जी, ये तो मानते हैं ना? बिल्कुल मानता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जो सर्वे करते हो उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट का भी सर्वे होता है क्या, कि जनाब का करेक्टर क्या है? बात सही है तिलक जी, ये पॉइंट आपका वैलिड है और मैं इसका समर्थन करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। देश की 70 पार्टियां हैं देश के अंदर, 70 राजनीतिक पार्टियों को सभी को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि आप दुनिया की सबसे विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। देखिए, सभी की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी को तोड़ लेना और बाकियों को ग्रीन सिग्नल दे देना, ये ठीक नहीं है। मैंने ग्रीन सिग्नल किसी को नहीं दिया सर, सबके आंकड़े दिखाए। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने एक बात कही है। मैंने तो सबके आंकड़े दिखाए हैं आपको। बिल्कुल, आपने सबके आंकड़े दिखाए हैं। मैं जो एक उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करना और किसी को क्लीन चिट देना ठीक नहीं है। मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने एक बात कही है कि देश के सांसदों को या विधायकों को या निगम पार्षदों को या राज्यसभा सांसद को, किसी को भी अगर आप टिकट देते हैं या वो चुनकर आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट, उनके ऊपर हत्या के या बलात्कार के मामले नहीं होने चाहिए। और मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ये पार्टी की राय से नहीं कह रहा। दो सवाल पूछ लूं आपसे? एक सेकंड हो, एक मिनट, 2 सवाल पूछ लूं फिर पूजा जी के पास जा रहा हूं। जी जी, पूछिए प्लीज। ब्रिजभूषण जी को टिकट मिलेगा? देखिए, अब इसके अंदर भी सवाल है, इस सवाल के अंदर भी सवाल है। मिलना चाहिए। आप उसका उत्तर ले लीजिए, फिर आप बता देना मिलना चाहिए या नहीं। नहीं, मैं कौन होता हूं तय करने वाला, आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि मेरी व्यक्तिगत राय है, तो ब्रिजभूषण को टिकट मिलना चाहिए। मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूं आपको। हाँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जो पॉक्सो एक्ट लगा था, जो नाबालिग लड़की ने लगाया था, वो उसने स्टेटमेंट चेंज कर ली थी कि मैंने दबाव में आके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पहली बात तो वो पॉक्सो एक्ट हट गया था। दूसरी बात, आप किसी पे आरोप लगा देना और आरोप सिद्ध हुए बिना ही उसे आरोपी कह देना, ये भी गलत है। पक्का? बिल्कुल गलत है। आप आरोप सिद्ध हुए बिना तो फिर देश के सामने तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए और वही भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में शामिल हो गए। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को आपने शामिल कर दिया अपनी पार्टी में। मैं जवाब दे रहा हूं उसका भी। आप अजीत पवार के लिए भी कह रहे हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, फिर उनके साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में ना सिर्फ अशोक चौहान भी है। मैं जवाब दे रहा हूं, सभी के ऊपर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर आरोप लगाती है तो फिर जो विपक्षी पार्टी जो उन पार्टियों के साथ मिले हुए होते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, कट्टर ईमानदार आदमी के ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बन जाते हैं तो फिर वो कट्टर बेईमान हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन कौन है ये आपके सामने है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, अच्छा ब्रिजभूषण जी को टिकट मिलना चाहिए नहीं, आपने घुमा दी मेरी बात। मैंने क्या कहा, मैंने उनके लिए ये कहा कि उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो गया। ठीक है, अगर आशीष मिश्रा के पिता माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं टिकट प्रोवाइडर नहीं हूं, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय आपके सामने रख दी है, तो आप टिकट की बात उनसे पूछिए जो टिकट देते हैं। नहीं, आप तो अभी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। मैंने कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी थी कि कोई भी अगर हत्यारा या बलात्कारी होता है उस आदमी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। ये तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दोबारा दोहरा रहा हूं, आप तीसरी बार कहेंगे तीसरी बार भी कह दूंगा। नहीं, इतना काफी है क्योंकि आपने ब्रिजभूषण और माननीय श्री अजय मिश्रा टहनी जी के खिलाफ, मतलब उनको लेकर जो अपनी बात को रखा, इतना ही काफी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के ऊपर ये आरोप लगते थे कि ये जो एनकाउंटर्स करते हैं ये धर्म देखकर करते हैं, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के लिए तो कोई नहीं बोला। ठीक, अब पूजा जी फाइनल कमेंट आपका। एक खबर ये भी है कि आप लिस्ट इसलिए होल्ड किए हुए हैं, जैसे गुड्डू जमाली टाइप एक मॉडल था ना, गुड्डू जमाली मॉडल मालूम है ना आप लोगों को? मायावती इस मॉडल का खूब प्रयोग किया बहन जी ने, कि जहां पर आपके 100 कैंडिडेट दिखाई दिए मुस्लिम चेहरे वाले, वहां पर अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया। ये गुड्डू जमाली एक मॉडल था। अब भले ही वो आपकी पार्टी में गुड्डू जमाली व्यक्तिगत नहीं, मैं मॉडल की बात कर रहा था। अब आजमगढ़ से तो बात साफ है कि अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव लड़ेंगे और गुड्डू जमाली एमएलसी होंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, खबर यह भी है कि आप भी इसलिए होल्ड किए हुए हैं कि पहले जरा ये टिकट ऐलान कर दें, जो कटेंगे उनको हम बुला लेंगे, ऐसा भी है कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी नीति, अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। वो किसी भी पार्टी का इंतजार कर रही होती तो अभी आपके पास जो 32 कैंडिडेट के लिस्ट हैं वो नहीं होते। समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के साथ चल रही। जब जो है स्टेट नेतृत्व को लगेगा कि हमें जो है प्रत्याशियों के लिए जारी करनी चाहिए, वो लिस्ट जारी करेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हो कि आपके पास कैंडिडेट है, आपको जरूरत नहीं है, जो बीजेपी से आएगा उसको नहीं लेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए। आस्था रखिएगा, उसका बिल्कुल स्वागत है। हाँ, आएंगे ना, स्वागत तो करोगे ना रेड कारपेट, जैसे गुड्डू जमाली का किया था आपने। ऐसा जो हमारी जो है आस्था रखिएगा, हम विचारधारा पे रहेगा। मैडम, आस्था तो उन्होंने दिखा दी थी आजमगढ़ में, जो है धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा दिया था। बताइए, अगर 2,86,000 के आसपास उनको वोट ना मिले होते, अगर मैं सही हूं, तो धर्मेंद्र यादव 13,000 से थोड़ी ना हारते चुनाव, कि नहीं? निरुआ ऐसे थोड़ी ना जीत जाते। ये वही गुड्डू जमाली मॉडल है, मैं इसकी बात कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को कि आप जो बात कह रहे हैं, पर अगर हमारी हमेशा हर चीज जैसे नहीं रहती है, हो सकता है उस समय उनका विचारधारा हमारी विचारधारा से नहीं मिल रहा हो। हाँ, जैसे ये अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं आप लोग, वो विचारधारा मैच कर लेते हैं। राइट, ओके गर्ग साहब 10 सेकंड आपके प्लीज, वक्त खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इंडी गठबंधन को एनडीए से मुकाबला करना है, मोदी से मुकाबला करना है, तो ये जो राग अपना है कि मोदी को हराना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसको छोड़ करके कंक्रीट रोड मैप लाना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल में इंडी गठबंधन सत्ता में आता तो ये काम करके दिखाएंगे तो शायद कुछ मुकाबला हो सकता है, वरना मुकाबला एक तरफा है। स्टेटमेंट देनी है बस, तिलक जी प्लीज जल्दी से। गोयल साहब, वक्त खत्म हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से या इनकी प्रवक्ता से, ज्ञान वापी के लिए इनका क्या स्टैंड है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या समाजवादी पार्टी आगे आएगी? बस ये सवाल। धर्म के बड़ी बातें कर रही थी अभी, ज्ञान दे रही थी, संस्कृत में श्लोक सुना रही थी, इसके ऊपर क्या राय प्लीज पूछ लीजिएगा तिलक जी, मेरा सवाल। पूजा जी बोल दीजिए जल्दी से। हमने बार बार कहा है कि हमारे जो है धर्म, आस्था धर्म का विषय है और हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगी, जब आप समाजवादी पार्टी का जानना चाहते, समाजवादी पार्टी जो है सारे धर्म के साथ में है, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती, और श्री कृष्ण जन्मभूमि के फेवर में नहीं हो, आप टिप्पणी देना नहीं चाहते उस पर? जो ज्ञान वापी चल रहा है, वहाँ पे पूजा का आदेश हो गया, तो आप उसका फेवर करते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं, आप ज्ञान वापी का समर्थन करते हैं? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी क्या ज्ञान वापी का समर्थन करती है? क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास भव्य मंदिर बनना चाहिए? इतना पूछ रहा हूँ मैं आपसे।
समाजवादी उसको हाँ या ना में उत्तर दे पार्टी दीजिए। समर्थन करती है। मैं बार बार सवाल करती हर जन का समर्थन करती है। अब अगर तो राम मंदिर कब जाएंगे अखिलेश जी? अखिलेश यादव जी राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी तक तो गए नहीं है। बिल्कुल जाएंगे। ये अखिलेश यादव को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ेगी क्या जाने के लिए? गोयल जी, पासपोर्ट और वीजा की जरूरत गोयल पड़ेगी? जी, वो बाद में जाएंगे कब जाएंगे अभी तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है जो विधायक बागी होके गए हैं ना, वो सरयू में स्नान करते हुए जरूर दिखाई देंगे आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका भी, पूजा जी आपका भी, मुन्ना खान साहब आपका भी, और पवन गोयल साहब आपका भी। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि लिस्ट चौंकाने वाली होगी, ये तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।